अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में मतलब टोटल आबादी का 26% ज़्याबतीस और शुगर का शिकार है। और एक और तहकीक है, वो तहकीक ये कहती है कि पाकिस्तान में हर चौथा जो इंसान है वो शुगर का मरीज़ है, वो खा मर्द है खा औरत है। आज के प्रोग्राम में हम एक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम ज़्याबतीस पे बात करेंगे कि ज़्याबतीस क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा हमारे पाकिस्तान में। हमारी जो यूथ है, हमारी जो आने वाली नस्ल है और जो मौजूदा नस्ल है वो भी ज़्याबतीस का शिकार क्यों है। हमारे लाइफस्टाइल में से कौन से चेंजेस हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी हैं। हमारे खाने पीने में से कौन सी चीज़ें जो कि चेंज होना बहुत ज़रूरी हैं। शुगर क्यों हमारे अपनों को अपनी लपेट में ले रहा है, क्यों जानलेवा मर्द साबित हो रहा है। शुगर से जिस्म के ऐसे कौन कौन से अज़ा हैं जो मुतासर होते हैं और जो बड़ी बीमारी का सबब बनते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम एक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम करेंगे और इस अवेयरनेस में हम कुछ डॉक्टर हज़रात से मिलेंगे। एक बार फिर से इस पर बात करेंगे क्यों गुज़श्ता दिनों में वर्ल्ड डायबिटिक डे भी ओवरऑल मनाया गया, जिसमें शुगर पर बात की जाती है पूरी दुनिया में और इसकी अवेयरनेस की कैंपेन्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। समझ लीजिए आज का प्रोग्राम भी इसी एक कैंपेन की एक कड़ी है और हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में भी हम एक बार फिर से शुगर के मरीजों के हवाले से बात करें, शुगर के मर्ज पर बात करें, इससे कैसे बचा जा सकता है और हम एक सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। आइए इस पर डीप डिस्कशन करते हैं जिसमें डॉक्टर्स हज़रात से मिलेंगे और ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में डाइटिशियंस भी होंगी जिनसे हम एक अच्छी डाइट भी आप तक पहुँचाएँगे कि शुगर के वो तमाम दिन मरीज़ जो इस टाइम इस बीमारी से दो चार हैं, ऐसी कौन सी डाइट है जिसे लेने से उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। आइए आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं, देखते रहे प्रोग्राम बनाम सरकार। खबर ज़रूरत आज हम ज़्याबतीस पे बात कर रहे हैं और जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान में हर चौथा फर्द ज़्याबतीस का शिकार है, शुगर का मरीज़ है। देखिए, हम बात करें ओबेसिटी की, हम बात करें मोटापे की, उसके साथ शुगर की भी, तो ये दो वाहिद ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से सरायत कर रही हैं हमारे यहाँ, स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के एंड से उनकी क्या थॉट है, क्या पैगाम है देखने वालों को और मेडिकल क्या कहते हैं इस हवाले से, उस पर बात करते हैं। डॉक्टर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप MBBS FCPS न्यूरोलॉजी हैं और क्योंकि शुगर के पेशेंट्स को डील करना और ओबेसिटी के पेशेंट्स को और दीगर अमराज को डील करना, कोर्स डॉक्टर उस्मान साहब तमाम अमराज को डील करते हैं, तो शुगर पर स्पेशली एंड स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि शुगर सर हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बताइए इतनी तेज़ी से सरायत क्यों कर रही है हमारे पाकिस्तान में स्पेशली। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली शुगर का ताल्लुक़ जो है हमारी तीन चीज़ों से है। नंबर वन हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे खाने पीने से, हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ, और तीसरी चीज़ जो है वो हमारी जो फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड है। हमारा जैसे जैसे हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हमारी तरक्की हो रही है, हमारी पॉपुलेशन जो गाँव में थी वो शिफ्ट हो रही है, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है। हम लोग जो पहले साइकिलों पर थे उन्होंने मोटरसाइकिल ले लिए, जो पहले मोटरसाइकिल पे थे वो गाड़ियों पे चले गए। हमारे जो है वो अर्बनाइजेशन की वजह से पार्क्स ख़त्म हो गए, एक्टिविटी का लेवल ख़त्म हो गया। हमारे लोग जो पहले जो है एक्टिविटी के लिए पार्कों में जाते थे वो आजकल सोशल मीडिया देखते हैं, वो अपने मोबाइल्स के ऊपर बिज़ी हैं। लिहाजा एक्टिविटी रिड्यूस होने से नंबर वन, नंबर टू हमारी खुराक जो है वो हाईली रिफाइंड डाइट की तरफ जाना शुरू हो गई, हम फास्ट फूड की तरफ जाना शुरू हो गए, और हमारी एक्टिविटी कम होने की वजह से और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से और हमारी खुराक में रिफाइंड चीज़ों के इजाफे की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ओबेसिटी बढ़ी। ओबेसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। मोटापा जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है शुगर के लिए, उसमें इजाफा हुआ। इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में शुगर की जो प्रेवलेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टीनेजर्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते ये जो ओबेसिटी का हम देख रहे हैं, मोटापा जो है वो टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है डे बाई डे। इसकी आप क्या वजूहात समझते हैं? इसकी भी मेन वजूहात वही हैं कि हमारी जो डाइट है वो सारी फास्ट फूड टाइप पे कन्वर्ट हो गई। हम शुगरी कंटेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए। हमने जो है वो कोक, पेप्सी वगैरह जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, दे आर हाईली एनरिच्ड इन शुगर, वो यूज़ करने शुरू किए, एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर दिया। यही रीज़न है कि उनमें को मोटापा भी आया और उनमें
उनमें डायबिटीज़ का प्रेवलेंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उनमें इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, हमारी एक तहकीक के मुताबिक इसमें आप अपनी ज़रूर राय दीजिए कि 26% जो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस टाइम डायबिटिक हो चुकी हुई है। इस हवाले से प्लीज़ अपनी राय दीजिए। जी, दुनिया के अंदर डायबिटीज़ की जो प्रेवलेंस है वो 11% है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड। और ये जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का एक अटलस वो शाया करते हैं हर साल, उसमें 11% प्रेवलेंस है डायबिटीज़ की। और पाकिस्तान में ये जो प्रेवलेंस आप बता रहे हैं ये 2024 के सर्वे के मुताबिक थी। ओके। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इट्स मोर देन 31%, मोर देन 31%। इसका मतलब ये है कि हर तीसरा बंदा अडल्ट पॉपुलेशन का जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 80 साल तक है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। और we are one of them. yes, you can be one of them. Unfortunately, अगर yes. we can be if we Yes. don't change our lifestyle, we don't change our eating habits, we can be one of those. अच्छा डॉक्टर साहब, ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक की जाने जाते हैं और फिर दोबारा ऑफ कोर्स वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ईटिंग हैबिट्स है हमारी, वो कॉज ऑफ जो एक कॉल के ऊपर हमारे होम डिलीवरी मिलती है, वो चाहे मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग हो, 4-5 बजे का टाइम हो, या रात का लेट नाइट, इसने किस हद तक हमारी आदत को बिगाड़ दिया और पेरेंट्स का इसके अंदर कितना रोल आप देखते हैं? इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का भी, हमारी सोसाइटी का भी। और इसमें इशू ये है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करने के बजाय कि हमें सादा खुराक और हमें जो है वो नॉन रिफाइंड डाइट के बजाय हमें रिफाइंड डाइट के बजाय नॉन रिफाइंड डाइट के ऊपर जाना चाहिए। यानी कि हमें अगर रोटी इस्तेमाल करनी है तो वो हमें बग़ैर छने हुए आटे की, नॉन रिफाइंड आटे की यूज़ करनी चाहिए, गंदम के आटे की यूज़ करनी चाहिए। हमें मैदे वगैरह की जो मार्केट से मिलता है वो आटे को नहीं यूज़ करना चाहिए। इसी तरह हमें राइस यूज़ करने हैं तो हमें नॉन रिफाइंड राइस यूज़ करने चाहिए, बजाय कि वो जो डबल स्टीम्ड और पॉलिश्ड राइस होते हैं उसके बजाय हमें ब्राउन राइस की तरफ जाना चाहिए, जिन्हें हम कच्ची बासमती कहते हैं, जो कि जिसकी वजह से बॉडी में शुगर का राइज स्लो डाउन होता है, आपका पेंक्रियाज बर्न आउट कम होता है और आपकी ओबेसिटी का इंसिडेंस कम होता है और आपकी डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम होता है। डॉक्टर साहब, अब हमारी आदत तो सफ़ेद आटे की बनी हुई है, उसके अंदर मैदा भी है और उसके अंदर ब्राउन जो है फ्लोर वो भी ऐड होता है, और वो क्योंकि टेस्टी भी लगती है, नरम भी होती है, हमारी आदत भी हुई। और चावलों में भी जैसे आपने कहा कोटेड राइस, हम क्योंकि उसके अंदर एक खुशबू, एक फ्लेवर होता है जो खाने में भी पसंद करते हैं और बच्चे भी और बड़े भी इजीली खा लेते हैं, तो इससे हम फिर कैसे बच सकते हैं? देखें, ये दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट। आप अपना टेस्ट डेवलप कर लें। आप फीके खाने के भी आदी हो जाते हैं। जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो वो हर तरह के खाने का आदी हो जाता है। तो अगर हम अपना टेस्ट डेवलप कर लें तो हम हर चीज़ खाने के आदी हो जाते हैं। इसी तरह हमने अब खाने के हवाले से बात करें तो हमने कढ़ाइयाँ खाने की आदत डाली हुई है। तो ज़ाहिरी बात है, जब बल्क क्वांटिटी में मीट खाएंगे, अगर आप रेड मीट ज़्यादा मकदार में कंज्यूम करेंगे, उसके अपने रिस्क फैक्टर हैं, उसके शुगर के भी उसके ऊपर होने का इंसिडेंस बढ़ता है, उससे कार्डिक डिजीज़ का भी बढ़ता है, उससे गुर्दों के मसलों का भी बढ़ता है, पथरियों का भी बढ़ता है। तो हमें उस हर चीज़ में सादगी लाने की ज़रूरत है। हमें शोरबे वाला खाना खाने की ज़रूरत है बजाय के कढ़ाइयाँ खाने के। हमें जो है ज़्यादा फ़ैट्स के बजाय हमें लो फैट के ऊपर और हमें अनसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर जाना चाहिए, बजाय कि हम घी के बजाय तेल पर जाएं, ऑयल बेस्ड अपने खाने रखें। तो हमें अपने टेस्ट को अपनी सेहत के साथ देखते हुए अडॉप्ट करना चाहिए और ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जितना हमारी खुराक सादा होगी हमारी सेहत के लिए बेहतर होगी, हमें लॉन्ग टर्म पेचीदगियों से बचाएगी। ऑलराइट, तो सर ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं और थोड़े सिम्टम्स पे बात करेंगे, थोड़े जो ग्रे एरिया में फॉल कर रहे हैं पेशेंट्स, उसके हवाले से थोड़ी डिटेल डॉक्टर साहब से लेंगे, हाउ टू चेक दैट एंड हाउ टू मेंटेन योर रूटीन, और उसमें जो मेडिकल एलिमेंट है वो किस तरह से आपने ऐड करना है, और उसके बाद बाकी जो दीगर शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वापस आ चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, आप एमबीबीएस एफसीपीएस न्यूरोलॉजी हैं। तो डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मेरे पास है कि 7% अफराद को शुगर का इल्म सर्वे के दौरान हुआ, जो रिसेंट सर्वेज हुए हैं, अब इस हद तक लोगों में बेखबरी क्यों है डायबिटीज़ को लेके? बेसिकली वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं उसमें दुनिया भर में ये है प्रॉब्लम है कि चूँकि टाइप 2 डायबिटीज़ की सिम्टम्स उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी टाइप 1 की होती हैं। ओके।
टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली पेशेंट को जो सिम्टम्स होती हैं वो मॉडरेट डिग्री की होती हैं। पेशेंट को थोड़ी थोड़ी कोई ज़्यादा यूरिन आ रहा है, ज़्यादा प्यास हो रही है, या बाज़ का मरीज़ को छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और तो उसकी मतलब वजह जिस्म का गर्म सर्द होना भी इज अ सिम्पटम। नहीं वो नहीं है। Okay, ठीक। पानी का ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन आना, कुछ अनयूजुअल इन्फेक्शंस होना, फफूंदी जिन्हें हम फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं, वो पेशाब वाली जगह के इन्फेक्शंस होना, या किसी मरीज़ को बार बार जो है वो उसको आंखों के आगे धुंधला आना, जो हाई शुगर की अलामात हैं। Okay. तो वो कुछ ऐसी अलामात हैं जो बहुत क्लियर कट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को लेट पता लगता है। Okay. दुनिया भर के अंदर तकरीबन 11 से 13% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका डायग्नोसिस उस वक़्त होता है जब वो किसी मसले की वजह से हॉस्पिटल में जाते और हैं, वो स्वेयर हो जाता है। उस वक़्त पता लगता है। और इन 11 से 13% लोगों में से मेजॉरिटी पेशेंट्स 80 to 90% पेशेंट्स लो इनकम वाले मुल्कों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये दुनिया भर में यानी कि 11 to 13% पेशेंट्स ऐसे हैं जो अनडायग्नोज रह जाते हैं। जब कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई दिल का मसला, किसी को कोई फालिज का मसला खुदा न खास्ता, या शुगर की कोई पेचीदगी होती है, किसी भी वजह से वो अपना चेकअप कराते हैं तो पता लगता है इसको शुगर है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, उनमें फिर हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में प्रॉब्लम ये है, जो लो सोर्स इनकम वाले जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये मसला है कि यहाँ पर हम लोग इलाज जो है वो उस वक़्त करने जाते हैं जब कोई इस जो एंड प्रॉब्लम आ जाता है, जब कोई बहुत सीवियर किस्म की इलनेस आती है, और रूटीन के तौर पर हम अपना चेकअप नहीं करवाते। तो हर वो पेशेंट जिसकी फैमिली के अंदर डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर का मर्ज़ है, हर वो बंदा जिसको ओबेसिटी है, हर वो बंदा जिसको कोई दिल का प्रॉब्लम है, वो बंदा जिसको गुर्दों का मसला है, उन सब को अपना शुगर का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए, और इसको एनुअल यानी सालाना बेसिस पे मॉनिटर करता रहना चाहिए हाई रिस्क पेशेंट्स को जिनकी फैमिली के अंदर शुगर के मरीज़ पहले ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक खौफ और डर भी है हमारे यहाँ, जैसा आपने भी ये बात की कि जो एक तो कम लो इनकम वाले लोग हैं वो भी इसके अंदर मौजूद है, कुछ लोग हैं जो वैसे ही दरगुजर कर देते हैं छोटी मोटी बीमारी को। और आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग एक तो जो होम रेमेडीज़ हैं या जो होम मेडिकेशन है वो कर लेते हैं कि कोई भी किस्म की बीमारी हुई तो घर में जो पुरानी पैनाडोल या दूसरी डिस्प्रिन वगैरह जो चीज़ें या फ्लैजल वगैरह जो पेट की दर्द के लिए होती हैं, तो ये हम खा लेते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक है। मुझे ये काइंडली बताएं, वो लोग जो ग्रे एरिया में हैं, हाउ टू चेक दैट। देखें, एक तो चीज़ आपने बता दी कि वो मस्त जाए मॉलिश के पास और अपना टेस्ट कराएं लाजमन, लेकिन अगर टेस्ट नहीं अभी तक करवाया तो जो सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं, जिससे एटलीस्ट इंडिकेशन तो हो कि हाँ मतलब ये बहुत सीवियर इंडिकेशन है एंड आई मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। जी, उसमें ऐसी जो अलामात हैं वो यही हैं जिसमें किसी को ज़्यादा प्यास लगना, यूरिन का बार बार आना, बाज़ मरीज़ों को पेशाब वाली जगह के और कंट्रोल नहीं होना। हाँ, स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन मुख्तलिफ जगहों पे खारिश और राउंड करके राउंड एक यानी धब्बे बन जाना, वहाँ पर खारिश होना, पेशाब के इन्फेक्शंस होना, ये वो अलामात हैं। इसके अलावा आँखों के सामने धुंधला आना, तो ये वो अलामात हैं जब किसी में आएँ तो उसको फ़ौरी तौर पे अपने शुगर के टेस्ट करवाना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि चूँकि टाइप 2 डायबिटीज़ की सिम्टम्स बहुत ही जो है ना मिनिमल होती हैं, पेशेंट को मतलब खामोश कहा जाए, खामोश, वो उसकी इतनी कम सिम्टम्स हैं, इतनी थोड़ी सिम्टम्स हैं, तो इसलिए स्क्रीनिंग के बगैर, यानी कि आप अपनी एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग या अपनी साल में एक बार अगर आप अपनी शुगर चेक नहीं कराएंगे तो पता नहीं लग सकेगा कि आपको शुगर है। तो वो अंदर ही अंदर बहुत सारे पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रेजेंट ही उस वक़्त करते हैं जब उनको शुगर उनके या तो गुर्दों पे असर कर चुकी होती है, उनके दिल पे असर कर चुकी होती है, उनकी आंखों पे असर कर चुकी होती है, या उनके पाँव पे असर कर चुकी होती है। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। इसको हमें बग़ैर स्क्रीनिंग के और क्लोज़ आई रखने के हम इसको नहीं डायग्नोज कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जिन लोगों को मतलब इनिशियल स्टेज पे चार्ट रेकमेंड किया जाता है कि जब अपने 7 दिन का या जो भी आप काइंडली इसमें बताएं कि वो 7 दिन होते हैं, 14 दिन होते हैं, या जितने भी दिन के लिए रिकमेंडेड होता है, वो चार्ट बनाना आई हैव सीन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग नहीं चेक करना भूल जाते हैं, मतलब खाने से पहले भूल जाते हैं या खाने के बाद भूल जाते हैं, और इसी चक्कर में उनको लगता है हमारा चार्ट रूटीन नहीं बन पा रही, तो वो नेग्लिजेंस का सामना भी करते हैं और वो इसको फिर दरगुजर भी कर देते हैं और इजी भी ले लेते हैं। ये काइंडली मुझे बताएं किस हद तक इम्पोर्टेंट है। देखें, अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है तो उसको जब इनिशियल स्टेज में पेशेंट आता है तो उसको 3 से 4 दिन रेगुलर बेसिस पे शुगर चेक करके बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हाँ जी, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है।
एक दफ़ा पेशेंट की शुगर कंट्रोल में आ जाती है तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, चेक करने की मिकदार है, वो बहुत कम हो जाती है। हम मरीज़ को कहते हैं जब एक दफ़ा सेटल हो जाए, वंस अ वीक देख ले, उसके बाद सेटल्ड है तो हफ्ते में 2 बार देख ले, हफ्ते में 3 हफ्ते बाद देख ले या 4 हफ्ते बाद देख ले, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। तो स्टार्ट इन द स्टार्टिंग फेज, यस, आपको बार बार शुगर चेक करनी पड़ती है 4-5 दिन 6 दिन, जब तक आपकी शुगर दवाइयों से एडजस्ट नहीं हो जाती। वंस एक आप स्टेबल फेज में चले जाते हैं, मतलब थोड़ा मुश्किल है लेकिन जरूरी है। जी, उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जहन में रखना चाहिए अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा इससे महफूज नहीं रह सकेगा, ओवरऑल बॉडी के ओवरऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शुगर टेस्ट जो है वो हर शहरी के लिए एक लाजिम है, तो काइंडली आप थोड़ी सजेशन दीजिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर है या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर शहरियों की आसानी के लिए आप किस तरह से देखते हैं, स्पेशली जो जिन लोगों ने टेस्ट कराने हो और उनके लिए आसानी जो है वो फराहम की जाए, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों से। शुगर का टेस्ट तो एक इंतहाई सादा टेस्ट है। आप जो है वो खाली पेट अपनी शुगर चेक करवा लें, आप ग्लूकोमीटर्स मौजूद हैं, लैब सैंपल मौजूद हैं, सब इंतहाई सस्ता है। मेरा ख्याल है कि हमारी नीचे लैब जो हमारे हॉस्पिटल की लैब है, यहाँ पर ब्लड शुगर 50 to 100 रुपीज़ में चेक हो जाती है। सही। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि आप अपनी फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद शुगर आप अपनी चेक करवा सकते हैं। अगर आप कोई भी नहीं करा सकते तो आप सिर्फ एक सैंपल दे दें ब्लड शुगर रैंडम का, कोई आप किसी भी हालत में खाना खाया हुआ है, आप जाके अपना सैंपल दे दें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या चल रहा है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है। यही रिकमेंडेशन है कि साल में एक बार जिस जो हाई रिस्क पेशेंट है वो अपना रैंडम ब्लड शुगर का लेवल दे दे, खाने के 2 घंटे बाद जाके तो आपको फ़ौरन रिपोर्ट मिल जाती है, आपको पता लग जाता है आपका शुगर लेवल क्या है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक आखिरी सवाल है मेरे पास, उसके बाद हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस को तमाम बीमारियों का जड़ समझा जाता है और इसका एक खौफ और एक डर भी है, और जो इसमें लाहक हो जाते हैं उनको उनका स्ट्रेस लेवल आई हैव सीन मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी, और मैं लोगों में भी देखा कि वो परेशान रहते हैं कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, और मुझे अब पता नहीं खाने छोड़ने पड़ेंगे, मुझे अब आउट ऑफ द वे जाकर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी और अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। कई लोग मैंने ऐसे भी देखते हैं कि वो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं जो आनी हो तो आ ही जानी है, ठीक है, तो वो इस तरफ भी चले जाते हैं। काइंडली इस हवाले से थोड़ी अपनी राय दीजिए, देखने वालों को भी बताइए कि किस हद तक बहुत बड़ी बीमारी है, किस हद तक रिकवरेबल है, और इसमें जो आपकी रूटीन है लाइफ, वो किस हद तक आप बेहतर कर सकते हैं अपनी मदद के तहत। शुगर जो है वो दुनिया भर में लोगों की अमवात का उसमें 9.3-9.4% जो लोग हैं सालाना जो फौत होते हैं वो शुगर के अमराज की वजह से है। उसमें जो सबसे बड़ी मेजर कॉज है वो दिल के मर्ज़ है। दिल का मर्ज़ जो है वो तकरीबन 75% शुगर के मरीज़ों की डेथ की रीज़न है। उसके बाद है फालिज का मर्ज़ और उसके बाद है गुर्दों का मर्ज़। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, हम शुगर की परहेज़ करें, दवाइयाँ खाएं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और एक मुस्तनिद मुआलज की जो है वो सरकर्दगी के अंदर हम उसको अपने मर्ज़ को फॉलो करें तो जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च है वो बताती है कि शुगर के साथ होने वाली पेचीदगियों से बचा भी जा सकता है, उन पे काबू भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर हम अपने शुगर को कंट्रोल नहीं करते, जो हमारा एक रिक्वायर्ड लेवल है, यानी हमने A1C को लेस दैन 7 रखना है, हमने अपनी फास्टिंग शुगर जो है वो 100 के अराउंड रखनी है, खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद शुगर हमारी 150 से 180 के दरमियान रहनी चाहिए। अगर हम इस लेवल को मेंटेन नहीं करते तो शुगर जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ती, वो हर हिस्से को मुतासर करती है। इस जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए चेंजेस हैं वो बेसिकली वो आइडियल लाइफस्टाइल है जो हम सब को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब नॉर्मल हर बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हमने सेहतमंद रहना है, हमें सारी नॉन रिफाइंड डाइट्स, शुगरी डाइट्स, बेकरी की चीज़ें, इन सब से बचना होगा, कोल्ड ड्रिंक से बचना होगा, एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होगा, हमें वेट लूज़ करना होगा, हमें खाने घर के अंदर सादा खाना खाना होगा, एक्सरसाइज की रूटीन बनानी होगी, एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारना और हाँ प्रॉपर स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, आप MBBS FCPS न्यूरोलॉजी हैं, सर ने बड़ा कीमती वक्त दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डायबिटीज़ से रेलिवेंट, ज़ियाबतीस से रेलिवेंट प्रोग्राम में शामिल की। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में दीगर चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस हिस्से में हम थोड़ा डाइट पर बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो शुगर के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में जो अभी रिसेंट
हमारे पास डिटेल्स हैं, उसमें हर चौथा मर्द जो है, या वो खातून है या वो मर्द है, वो शुगर का पेशेंट है, ज़ियाबतीस का पेशेंट है, खा वो ग्रे एरिया में फॉल करता है या वो प्रॉपर मरीज़ हो चुका है, लेकिन वो मौजूद है। इन सारी कंडीशन में जो डाइट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ऑफ कोर्स डाइट बड़ी बैलेंस होनी चाहिए। और जो ज़ियाबतीस के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने डाइट कब कितनी लेनी है और किस तरह से उन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है। इस हवाले से डीप डिस्कशन के लिए डॉक्टर अलीना नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और स्पेशली इनसे हमने थोड़ा वक्त लिया कि डॉक्टर साहब हमें थोड़ा वक्त दीजिए और एक तो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा हम शुगर के मरीजों के लिए एक बार फिर से ये एक ऐसा प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया है जिसके अंदर थोड़ी अवेयरनेस एक बार फिर से लोगों तक पहुंच जाए। सो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आज हम शुगर पे बात कर रहे हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे। मुझे काइंडली बताइए कि सबसे पहले जो अच्छी डाइट है, जैसा कि आजकल हमारा माहौल है, सीज़न अजीब सा, हमने गर्मियाँ भी अजीब सी देखी हैं, अब सर्दियाँ भी एकदम से अजीब से हैं, एंड ओवरऑल अभी ड्राई वेदर है। तो इसमें जो एक अच्छी और हेल्दी डाइट है, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हर घर में सिंपली अपनी सेहत के मुताबिक जो है उसको ले सकते हैं? सबसे पहले जो डाइट है ना वो शुरू होती है आपके किचन से ही। लाइक हम जो कहते हैं ना कि फैंसी चीज़ लेनी है, वो नहीं। लाइक आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जो घर में सिंपल चीज़ें होती हैं, दाल चावल हो गए, जो सिंपल मीट पोर्शन हो गया, वेजिटेबल सोर्स हो गया, इस तरह हम एक बैलेंस मील को एक पोर्शन कंट्रोल से हम एक अच्छी डाइट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब मैंने एक चीज़ देखी है कि घरों में ज़्यादातर रोटी पकती है, ठीक है, और राइस एक आध दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग स्पेशली कोई एक दिन होता है राइस का, चलो जी आज चावल बना लें, कोई बिरयानी बना लें, या हम कोई पुलाव बना लें या सफ़ेद चावल बना लें, कोई एक दिन मुख्तस होता है। और सब्जियां भी इस तरीके से होती हैं। हमारे यहाँ जो आजकल के बच्चे हैं चिकन के बगैर तो कोई चीज़ खाती नहीं खाते। इसलिए माएँ या फैमिलीज़ में बहनें हमारी कोशिश यही होती है कि चिकन से रिलेटेड जो शोरबा बना लें, या चिकन के कोई नगेट्स बना लें, या कोई कबाब बना लें, या चिकन की कोई आइटम ज़रूर रखें। तो ये किस हद तक आपको ठीक लगता है? चिकन सोर्स अच्छा है, लेकिन अगर हम बच्चों को थ्रू स्टार्ट सिखाएं ना कि आप पोर्शन कंट्रोल में खाओ, लाइक वेजिटेबल्स भी खाओ, फ्रूट भी खाओ, चिकन भी खाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चिकन को अगर आप देखा जाए ना तो चिकन में बहुत सी रिसर्चेस चल रही हैं जो कह रही हैं कि चिकन से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह हो रहा है, हमारा जो एक वो क्या कहते हैं, ज़्यादा चिकन खाने से हो रहा है। लेकिन इसकी भी अभी रिसर्च चल रही है। कुछ रिसर्चेस कह रही हैं हो रहा है, कुछ रिसर्चेस कह रही हैं नहीं हो रहा। तो लाइक हम इसको एक वेरीफाई नहीं कर सकते अभी। ठीक है। तो अगर विद द स्टार्ट, लाइक एक बच्चा जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं ना, लाइक दूध के फ़ौरन बाद, तो अगर हम तब से उसको ये फूड शुरू करवाएं ना, जो वेजिटेबल होगी, फ्रूट हो गया, डिफरेंट चीज़ें होगी, तो तब से हमें ये हैबिट अपनानी चाहिए बच्चों को। बच्चों की देखिए डाइट तो है, लेकिन हम एडल्ट्स पे थोड़ा आ जाते हैं, टीनेजर्स पे आ जाते हैं। टीनेजर्स भी कौन सा चिकन के बगैर कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते खाते हैं, हैं। ठीक है। और फास्ट फूड तो बहुत ज़्यादा हमारे घरों में आता है, क्योंकि एक ऑनलाइन टच पर आपको होम डिलीवरी हो जाती है। तो घर में भी माएँ यही करती हैं कि चलो ठीक है ऑनलाइन मंगा लो कुछ भी, तो वो आप पिज्ज़ा मंगा लें, बर्गर्स मंगा लें, बारबेक्यू, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपको वन टच पे घर में मिल जाती हैं, घर के डोर स्टेप पे। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि देखें ये जो डाइट रूटीन है हमारी, जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया है कि हर चौथा बंदा पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं ज़ियाबतीस का पेशेंट बन रहा है। तो ये किस हद तक इसके अंदर रोल प्ले कर रही है? इस तरह है ना कि देखिए हमारा जो स्टेपल फूड है ना वो रोटी है। हम दिन में 3 दफ़ा रोटी ले रहे हैं। रोटी क्या करती है, वो एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, वो ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में इंक्रीज़ करती है। तो अगर हम रोटी को ज़रा कम अमाउंट में ले लें और उसके साथ दूसरी चीज़ें ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें? लाइक अगर हम रोटी गंदम की ले रहे हैं ना, इसको अगर हम जौ की रोटी के साथ एक्सचेंज कर लें, इसके साथ अगर हम सैलड का इंटेक ज़्यादा कर दें, और दूसरा ये कि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है, लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, लेकिन 24 आवर्स तो उनका बैठने पे ही रहता है। तो अगर हम अपनी रूटीन में लाइक हर मील के बाद 15 मिनट्स की वॉक, अर्ली मॉर्निंग जो फजर की नमाज का 30 मिनट की वॉक है वो ऐड कर लें, तो हम अपने इंसुलिन लेवल को ना मेंटेन रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो मल्टीग्रेन जो आटा है उसके वाले से, जो मल्टीग्रेन की रोटी है ना, उसमें एज द नेम इंडिकेट मल्टीग्रेन, बहुत से ग्रेन्स उसमें होंगे। लाइक उसमें जौ का आटा होगा, उसमें अलसी का आटा होगा, और गंदम का आटा होगा। तो क्या होगा कि ये चीज़ें आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेंगी, लेकिन उसको बिल्कुल कह लेना एक स्पार्क नहीं करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल स्लोली ऐड करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मोस्टली लोग उसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और ये बनानी मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप पोर्शन कंट्रोल करो, अगर गंदम की रोटी ले रहे हो तो उसको आधी ले लो, और अगर आप जौ की रोटी ले सकते हो तो वो ले लो, ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक टाइम में, एक मील में अगर आप वो आधी मल्टीग्रेन रोटी भी ले रहे हैं तो वो आपके फुल मील के बराबर है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया है कि ऑफ कोर्स मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो जो मल्टीग्रेन की रोटी है उसका टेस्ट को बहुत अच्छा नहीं होता, शौक से नहीं आ पाते। जैसे हमारे घरों में सफ़ेद या ब्राउन आटे का मिक्सचर होता है, वो बड़ी एक
शक्ल में भी रोटी मजे की होती है, नरम होती है, तो आप शौक से खा भी लेते हैं। बनाने भी मुश्किल होती बिल्कुल, है। ये वैसे ही जैसे मकई की रोटी तरह सख्त ऐसे होती ही है। ऐसे बिल्कुल तो ऐसे। इसका मुझे बताएं फिर आप लोगों को कैसे, ज़ाहिर है आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे और आप उनको रेकमेंड भी करते होंगे, तो फिर अगर आपने मल्टीग्रेन रोटी ही लेनी है अपनी इंसुलिन को मेंटेन रखने के लिए, तो उसके कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिससे वो आसानी से बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और एटलीस्ट उनकी जो इंसुलिन है वो भी मेंटेन रहती है? मोस्टली लोग तो जो आते हैं ना क्लिनिक में, वो कहते हैं कि हमें वो चीज़ बताएं जो हमारे पास घर में हो। लाइक तो फिर उनको हम जो गंदम की रोटी है ना, वो कहते हैं कि जो वो 12 इंच की रोटी बना रहे हैं ना, वो 6 इंच की रोटी बना ले, बिल्कुल इतनी सीधी से साइज की ना, वो जो हमारे घरों में छोटी बच्चों की छोटी रोटी रोटी उतनी रोटी। और वो कहते हैं कि हम एक टाइम दिन में लें। अगर उन वो ऑप्शन प्रेफर नहीं करते, फिर हम उनको कहते हैं कि आप जौ की रोटी ले लें। जौ की रोटी एज़ कम्पेयर टू मल्टीग्रेन की रोटी बनानी ईजी होती है। लाइक उसमें आप सिंपल जो दूध ऐड करो, हल्का सा पानी ऐड करो, मिक्सचर जो प्यूरी बनाओ, उसको फिर वो पैन पे बना लो। सही है, मतलब इस तरह उसमें ऑयल की जो मिकदार है वो बिल्कुल 1 टीस्पून, लाइक आपने फ्राइंग पैन जो है ना जिस पे पैन में बना रहे हो, उसको हल्का सा ग्रीस कर लेना है, ठीक है। और कोई ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं ऐड करना उस तरह। और दूसरा ये कि पेशेंट जो आता है ना, मोस्टली वो मल्टीग्रेन के बारे में ये शिकायत करता है कि एक तो रोटी बहुत काली हो जाती है, क्योंकि अगर जब तक आपका मील अपीलिंग नहीं होगा, आप तब तक खाओगे नहीं। एब्सोल्युटली, यही मेरा जानने का मकसद था कि वो एटलीस्ट दिखने में अच्छी लगे कि वो उनका मन भी करे खाने को। हाँ, तो फिर हम उनको मोस्टली को प्रेफर नहीं करते मल्टीग्रेन रोटी। ओके, तो इसमें फिर ऑल्टरनेटिव आप क्या बताते हैं? ये मैं या तो रोटी का साइज छोटा कर लो गंदम की रोटी का, या फिर जौ की रोटी बना लो सिंपल 1 ग्रेन की। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ऑफ कोर्स जो मील है उसके अंदर हमें नहीं पता कि शुगर इनटेक क्या है। हमारे यहाँ लोगों में ये भी मिथ है, लोगों को ये लगता है कि जी मीठा खाने से शुगर हो जाती है। इस हवाले से जरा अपनी राय दीजिए। मीठा खाने से शुगर होती है, लेकिन ज़्यादा हम शुगर को कहते हैं ओवर कार्बोहाइड्रेट सिंड्रोम। जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं ना, तब हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो इफेक्ट होता है। अब लोगों को आम अल्फाज में नहीं पता था कार्ब्स क्या होते हैं। हाँ। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे भी हैं, क्योंकि देखिए हमारे देखने वाले लोग वो हैं जिनमें ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये टर्म्स का जो मेडिकल टर्म्स हैं या जो दूसरी टर्म्स हैं, जैसे आपने भी कहा कार्ब्स की हम बात करें, उनको नहीं पता कार्ब्स होता क्या है। आसान बात देखने वाले पता है कार्ब्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ें हम नॉर्मल रूटीन में खा रहे हैं ना, लाइक चिकन के अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा, वो सारी कार्ब हैं। मतलब वो ब्रेड है, वो रोटी है, बिल्कुल, और वो आटे की फॉर्म में कोई भी चीज ऐसे आसान अल्फाज में यही है, जो हम खा रहे हैं ना वो सारा कार्ब है। ठीक हो गया, और यही इंक्रीज करता है इंसुलिन। बिल्कुल, हमारे बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर हम उसको इससे ज़्यादा लें ना, तब हमारा पेनक्रियाज इफेक्ट होता है, जिसको हम लबलबा कहते हैं। वो इंसुलिन नहीं बनाता, तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो फिर सारा ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ऑलराइट, इससे पहले ब्रेक की जानिब जाएं, मैं आपसे एक जनरल डाइट लूंगा, उसके बाद फिर हम स्पेशली जो ज़ियाबतीस के पेशेंट्स ग्रे एरिया में हैं या जो बाकायदा पेशेंट्स हैं और वो उनकी मेडिकेशन जारी है या वो इंसुलिन पे हैं, उनके लिए क्या डाइट प्लान होगा उस पर हम बाद में बात करते हैं। अभी हम एक जनरल डाइट प्लान लेते हैं, जैसे कि अभी हमने कार्ब्स की बात की है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा एक वीक का एक ऐसा एक जनरल प्लान दे दीजिए जिसमें लोगों को ये पता हो कि हमने इतनी चीज़ इतने बैलेंस में लेनी है, ताकि एक आम आदमी एटलीस्ट शुगर का पेशेंट ना हो सके। बिल्कुल, इस तरह है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन को देखा जाए जो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, उसको साथ कोई और कंडीशन नहीं है, तो हम इसको प्री ब्रेकफास्ट जो हम फजर के टाइम कहते हैं, उसको हम 6 to 7 ओवरनाइट सोक्ड आलमंड देंगे। साथ हम ये हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल, ठीक है, और साथ हम उसको 1 से 2 डेट्स देंगे। इसके अलावा उसको हम इसके बाद कहेंगे कि आपने 30 मिनट्स की फजर की नमाज के बाद वॉक करनी है। ठीक है, अब आते हैं नाश्ते पे। नाश्ते पे मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि 2 उबले हुए अंडे, एक एग यॉक के साथ, एक विदाउट एग यॉक। उसके साथ आपने एक शुगर फ्री चाय लेनी है, चाहे आप मोस्टली ब्लैक टी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं कि दोपहर के 11 से 12 बजे के पास आपने उस टाइम पे आपने एप्पल लेना है, या तो आपने एक जो बिल्कुल हैंडफुल होता है, कहते हैं चिकपीस, भुने हुए चने, वो लेने हैं। अगर भुने हुए चने अवेलेबल नहीं है तो आप उस टाइम पे ना मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, कोई भी जो उसमें ऐड हो जाए, लाइक सीजन चाहे कोई भी। हाँ, ठीक है। इसके बाद आता है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मोस्टली मैं ना पोर्शन कंट्रोल करवाती हूँ। पोर्शन कंट्रोल में लाइक आपकी प्लेट है ना, हाफ प्लेट आपकी वेजिटेबल्स की हो, और जो सेकंड हाफ है उसको आपने फर्दर 2 हाफ में डिवाइड कर लेना है। अब उसमें आप दाल चावल डाल लो या फिर सालन रोटी डालो, वो आप पे डिपेंड करता है। और रोटी की अमाउंट मैं करती हूँ कि हाफ हो गंदम की रोटी। फिर आता है हमारे पास इवनिंग स्नैक का टाइम। इस टाइम पे हम 2 से 3 नगेट्स देते हैं, या फिर इसके अलावा हम चिकन शामी देते हैं। इसमें क्या होता है कि चिकन शामी में चिकन ज़्यादा, दाल कम होती है। और साथ अगर किसी को चाय वगैरह लेनी हो तो वो हाफ कप चाय ले सकता है, ब्लैक टी। फिर जो रात का खाना है उसमें भी हम यही प्रेफर करते हैं कि पोर्शन कंट्रोल, सेम जैसे मैंने पहले बताया। बेड टाइम पे हम रेफ़र करते हैं कि आप या तो अदरक का कहवा ले लें या फिर दूध ले लें, जिसमें 1 चुटकी हल्दी की और 1 चुटकी काली मिर्च की ऐड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने डाइट प्लान दिया है, ये दिन में इसमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर जो 3 टाइम का खाना, मिनिमम 2 टाइम का, मैक्सिमम 3 टाइम का खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी
और रात की रोटी। तो ये 3 हम अपने डाइट टाइमिंग्स में क्या हम ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ईजी है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर नाश्ता ही है तो बस नाश्ते के बाद डायरेक्ट दोपहर का खाना है, तो उसके बीच में जो हमने पोर्शन वाइज चीज़ें ऐड की हैं वो अगर ना भी हो तो तब भी बेहतरीन हो सकता है, डाइट हमारा? लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उसको इस तरह होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, ये तो एक प्लान था एक नॉर्मल पर्सन का। लेकिन अगर तो डायबिटिक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया का, लाइक उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी लो होता है, तो फिर उसके लिए तो मील अच्छा है, उसको वक्फे वक्फे से खाना लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली ठीक हो गया। खबर साहब ब्रेक की जाने में जाते हैं, वापस आते हैं। तो वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार, और आज हम एक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स शुगर पर डिस्कशन हो रही है, और एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान में हर चौथा जो ह्यूमन बीइंग है, जो चौथा इंसान है, वो खातून है, वो मर्द हज़रात हैं, तो वो कहीं ना कहीं शुगर का पेशेंट है, वो शुगर में मुब्तला है। हाँ, अब इसके बारे में लोगों को जल्दी पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को लेट पता चलता है, और कुछ लोगों की बॉडी से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया हो जाता है कि हाँ अब मुझे चेक कराना चाहिए, और फिर पता चलता है कि जनाब आप तो कहीं ना कहीं ग्रे एरिया में फॉल कर रहे हैं, या आपको तो आपकी शुगर तो इतनी हाई हो रही है, तो कई लोग परेशान भी हो जाते हैं। सो डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी ग्रे एरिया की बात हो रही थी, तो अक्सर लोग पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्हें लेट पता चलता है, या उन्हें बॉडी सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बताता है कि जी आप शुगर के मरीज हो चुके हैं, स्पाइक आ गया है, तो अब आपकी ये कंडीशन ग्रे एरिया में है, सो आप मेडिसिन से रिकवर हो सकते हैं। तो मुझे बताएं, ऐसे लोगों के लिए डाइट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बहुत फ़ायदा देती हैं, और रूटीन भी ज़रा उनकी बताएं कि रूटीन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, फिर दूसरे पेशेंट्स की बात बाद में करें। पहले हम स्टार्ट करते हैं उनसे जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये सिम्टम आ रही हैं और आपको डायबिटीज़ हो सकती है। उन लोगों के लिए ये चीज़ बेहतर है कि वो अपना लाइफस्टाइल एक तो बेहतर करें, और दूसरा ये कि वो जो पोर्शन पहले खाने का खा रहे हैं ना, उसको कम कर दें। ओके, मतलब खाना कम कर दो। खाना कम नहीं, लाइक अगर तो वो पूरी एक प्लेट, सिंपल वर्डिंग में कहूँगी, बिरयानी की खा रहे जी, हैं, जी। तो वो उसको हाफ कर दें। ओके, ठीक है। उसमें साथ वो सैलेड का इंटेक ज़्यादा कर दें। ओके। इस तरह क्या होगा कि जो उनका अगर तो वो एज पे है ना, तो वो एज से कह लें कि 20 to 30% बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने भी सैलड का जिक्र किया है, तो सैलड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बिल्कुल। आपकी रिकवरी में। फाइबर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, और इसमें सैलड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और मतलब सैलड के अलावा कौन कौन सी चीज़ें ली जा सकती हैं? सैलेड पे हम पेशेंट को बाउंड नहीं करते, हम कहते हैं कि जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, लाइक मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि कुकम्बर हो जाए, अनियन हो जाए, टोमेटो हो जाए, हम हाँ, इस ठीक तरह है। की पेशेंट को रखते हैं। सही है। अगर तो आपने ज़्यादा फैंसी करना है, आप इसमें लोबिया भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें जो ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, चिकपीज़ ऐड कर सकते कैरेट और हैं। रेडिश वगैरह भी की जा सकती है? इनकी थोड़ी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है, Okay. तो ज़्यादा बेहतर है कि उन फूड को रखा जाए जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ठीक है, ठीक हो गया। और इसमें टमाटो वगैरह? टमाटो वगैरह श्योर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा चलिए, ये सैलड जो है यूजुअली मुझे ये बताएं कि मॉर्निंग एंड उसके बाद लंच एंड आपका रात का खाना, ये तीनों में ज़रूरी है, या इसको भी आपने पोर्शन वाइज कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ? नहीं, मॉर्निंग में तो नहीं, मॉर्निंग में मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कोई एग सोर्स हो, प्रोटीन सोर्स हो। ज़्यादा जो सैलड मोस्टली लोग लेते हैं ना, वो लेते हैं लंच में। लंच में बिल्कुल मतलब हर चीज़ के साथ, जैसे कि अगर दाल चावल बने उसके साथ भी, सालन रोटी बना उसके साथ भी, तो इजी हो जाता है पेशेंट का लेना उस टाइम पे। और उसमें लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, और वो भी बताएं क्या होना चाहिए? लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका जो मोस्टली मेरे टीचर हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम 2 घंटे बैठे ना, तो हमारा इक्वल होता है एक सिगरेट पीने के बराबर होता है। हाँ, ठीक है, इतना ठीक है। हार्मफुल है। तो अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हो, आप कोशिश करो कि उठ के आप 15 मिनट्स का जो है वॉक वो कर लो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, जैसे आपने दोपहर में जो सैलड उसके पोर्शन की बात की है, काइंडली मॉर्निंग में भी बताइए, और फिर मॉर्निंग टू लेट नाइट तक खाने की क्या रूटीन है, और उसके साथ साथ आपने फिर अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस लाने, इस वाले से भी बताइए। मॉर्निंग में मोस्टली जो होता है ना पेशेंट, वो सैलड को प्रेफर नहीं करता। उसका होता है कि कोई प्रोटीन सोर्स हो या फिर कोई कार्ब और प्रोटीन का मिक्स सोर्स हो। जी, ठीक है। अब आती है लंच के बाद। लंच में मोस्टली जो हम है ना वो रेफ़र करते हैं कि आपका सैलड पोर्शन लाजमी हो, क्योंकि उस टाइम पे ना हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, एग्री। डिनर की बात है, डिनर के टाइम पे मोस्टली जो होता है ना हमारा प्रोटीन सोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि रात के टाइम ना बॉडी में क्या होता है कि बॉडी ने ना जो पूरे दिन की थकावट होती है ना, बॉडी ने रिकवर होना होता है, लाइक हमारी मसल बिल्डिंग हो रही होती है। नॉर्मली डॉक्टर साहब लोग तो खाना खा के सो जाते हैं, लाइक आई एम वन ऑफ दोज। हम खाना खाते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, और घंटे डेढ़ बाद फ़ोन यूज़ किया और वहीं पर सो गए। ये किस हद तक आपके नज़दीक सही या गलत है? ये बहुत गलत है।
लाइक इससे हम जब रात को खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटते हैं तो हमारा लीवर पे सारा बर्डन आता है। लीवर का पर्पस क्या होता है बॉडी में कि लीवर ने बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना होता है, बॉडी से जो हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो रिमूव करने होते हैं। तो जब हम खाना खा के फ़ौरन लेटते हैं तो एट अ टाइम स्टमक पे भी बर्डन आता है और हमारे लीवर पे भी बर्डन आता है, जो क्या करता है कि हमारा जो कोर्टिसोल लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है। कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो गया, आप फर्दर डिफरेंट बीमारियों से आप सफ़र कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इन दी एंड से पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करें, बस एक लास्ट सवाल है कि हमारे यहाँ लोगों में वो जो एक क्रेविंग होती है, मतलब जो शुगर का पेशेंट है, जाहिर है उसको मना कर दिया जाता है कि आपने मीठा नहीं खाना, आपने चाय नहीं पीनी, आपने बोतल नहीं पीनी और बहुत सारी चीज़ें जिसे मना कर दिया जाता है, और जो क्रेविंग है लोगों में बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो क्रेविंग का जो आपका सब्र है ना उसका पैमाना टूट जाता है, लोग खा लेते हैं। इस कंडीशन को आप किस हद तक खतरनाक समझती हैं, या इस कंडीशन के बारे में आप क्या अपनी राय देंगे? सेम वही ना कि जब क्रेविंग्स होती है ना, हमारे यहाँ तो क्रेविंग्स हर एक को हो रही होती है, बिला वजह भी हो रही होती है। तो क्या है कि आपने उस टाइम पे एक डायबिटिक पेशेंट है ना, उसको चाहिए कि अपनी पॉकेट में कोई नट्स वगैरह रख ले, या फिर कोई जो मैंने जैसे पहले बताया था कि भुने हुए चने बेस्ट सोर्स है, वो चीज़ रख ले। ठीक है। और ये खजूरें वगैरह इस तरह की चीज़ें भी रखी जा सकती हैं, क्योंकि जाहिर है उसमें भी एक एनर्जी है, कुदरती है, एनर्जी भी है, ये भी किया जा सकता है। हाँ जी, आप मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट 1 से 2 डेट्स ले सकता है। ओके, ठीक हो गया। इन दी एंड क्या पैगाम देंगे? देखें, ऑफ कोर्स जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स में शुगर के पेशेंट्स भी होंगे, बीइंग ए डाइटिशियन आप यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, अब क्या पैगाम देंगी आप स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल, उनका डाइट ओवरऑल उनके लिए कितना अहम है? काइंडली इस पर थोड़ी रोशनी अपने बारे। शुगर के पेशेंट के लिए ये चीज़ मैटर करती है कि आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो एट अ टाइम आप डाइट पे फोकस करें, क्योंकि जो आपको इफेक्ट विद इन 7 मंथ्स आना है सिंपल एक मेडिसिन के थ्रू, आप अगर साथ एक अच्छी डाइट लेके चलेंगे तो आपको वो रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स मिल सकते हैं। सो न्यूट्रिशन को लाइट ना लें, इस पे मेडिसिन के साथ साथ इस पे भी वर्किंग करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त का। खैर प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और आज का प्रोग्राम आगाही प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि शुगर के पेशेंट्स तक एक बार फिर से हम अवेयरनेस बेस्ड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सकें, कि आपके लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, आपकी डाइट के अंदर कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पोर्शन वाइज अगर आप बेयर कर सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, स्पेशली वो लोग जो स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हुए हैं, उनके लिए तो फिर जो डाइट प्लान है अकॉर्डिंग टू द डाइटिशियन, जिससे भी वो रिकमेंडेशंस देते हैं, उसके मुताबिक अपने मील को मतलब शिफ्ट्स में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, वो लाजिम है। हाँ, लेकिन वो लोग जो इनिशियल स्टेज पर हैं, अगर वो मेडिसिन पे हैं तो काइंडली अपनी डाइट के अंदर जो सैलड है, जो अदर चीज़ें हैं लाइक जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। खाना खाकर 2 घंटे 3 मतलब तक आप अगर आप उससे पहले खाना लेते हैं सोने से पहले, दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप खाकर सो जाते हैं तो बहुत ख़तरनाक है। सो ओवरऑल ये शायद हमारी लाइफ की बेहतरीन रूटीन्स के पार्ट हैं, जिन्हें हम मिस करा देते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और फिर एट द एंड हम डॉक्टर्स के पास परेशान हो रहे होते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। सो वो लोग जो सेहतमंद हैं, काइंडली वो भी अपनी डाइट का, सोने का, खाने पीने का ख्याल रखें। ये जो सवेरे 4 बजे पाए खा लेते हैं और मतलब सालन चल रहे हैं और शोरबे चल रहे हैं, और रात को सोते वक्त भी कढ़ाइयाँ चल रही हैं और हैवी खाना खा रहे हैं अब, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर ही बहुत बुरा असर छोड़ता है। आई होप कि हमारे आज के प्रोग्राम से देखने वालों तक अच्छा पैगाम पहुंचा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।